गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। नोटरी नियम 1956 की धारा 12 में एक सील, बाकी की सील क्यों लगाते हैं, यही आज के हमारा वीडियो का टाइटल है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे व्हाट डज रूल 12 से, धारा 12 नियम क्या कहता है, व्हाई एडिशनल सील, अतिरिक्त सील की आवश्यकता क्यों है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इस पे भी हम चर्चा करेंगे, लीगल इम्प्लीकेशन इस पर भी हम चर्चा करेंगे और कंक्लूजन अंत में हम इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही मैंने आज के वीडियो में इसी टाइटल को लेकर 11 प्रश्न आपके लिए तैयार करके रखे हैं। उन प्रश्नों को भी हम इस वीडियो में डिटेल से उदाहरण के साथ समझेंगे। उन प्रश्नों को मैं एक एक करके आपको पढ़ रहा हूं और बाकी का डिटेल मैं आपको ई बुक के अंदर से दूंगा। नंबर 1 है, क्यों आई ये सीलें? भाई, जब नोटरी नियम 1956 की धारा 12 में तो एक सील दी हुई है, तो बाकी की सीलें क्यों लगाई जाती हैं? एक ही सील क्यों नहीं लगाई जाती? नंबर दूसरा क्वेश्चन है, क्या इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? नंबर तीसरा क्वेश्चन है, क्या ये गैर कानूनी है? नंबर चौथा क्वेश्चन है, इनको लगाना क्यों आवश्यक है? नंबर पांचवा क्वेश्चन है, इनको लगाने के क्या फायदे हैं? और नंबर छठा क्वेश्चन है, क्या इनको लगाना नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956 का उल्लंघन होगा? नंबर आठवां क्वेश्चन है, कुछ जगह दो सीलों को मिलाकर एक सील बना ली गई है, क्या यह सही है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सिर्फ एक सील में भी नोटरी का कार्य हो सकता है। मतलब यदि हम सिर्फ एक सील लगाए तो नोटरी हुआ माना जाएगा? इसमें एक हमारे व्यूवर्स का भी सवाल था। उनके सवाल से एक जबरदस्त मेरा फोकस इस ओर गया, क्योंकि मैंने हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड एक वीडियो बनाया है। उसमें शपथ पत्र पर लगने वाली कुल 6 सीलें और अनुबंध पत्र पर लगने वाली कुल 10 सीलों का विस्तार से प्रैक्टिकली उदाहरण के साथ मैंने उसमें इसको समझाया है। अब चूंकि ये सवाल उठता है कि ये 6 सीलें शपथ पत्र पर लगाई जा रही हैं, 10 सीलें अनुबंध पत्र पर लगाई जा रही हैं, नोटरी नियम 1956 की धारा 12 सिर्फ एक सील को बता रही है, तो बाकी की सीलें क्यों? आज हम इसी टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे और डिटेल से जानकारी आपको ई बुक के अंदर से भी दूंगा। सबसे पहले, चूंकि हम नोटरी नियम 1956 की धारा 12 का जिक्र कर रहे हैं, तो इसको मैं बुक में से वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ के बता देता हूं जो इसमें दिया हुआ है। धारा 12, नोटरी की मुद्रा। प्रत्येक नोटरी 5 सेंटीमीटर व्यास की एक सादी वर्तुल मुद्रा का प्रयोग करेगा, यथा नीचे दिए गए रेखांकित चित्र में उपदर्शित, जिसमें उसका नाम, क्षेत्रों का नाम जिसमें वह उसके कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है, पंजीयन संख्या और परिसीमन, नोटरी और उस सरकार का नाम होगा जिसमें इसे नियुक्त किया गया है। इस पे जो बताया गया इस बुक के अंदर, मैं आपको ये बता भी देता हूँ। स्क्रीन पे आपको साफ दिखाई देगा, आप देख लें एक बार सील। ये गोल घेरे में 5 सेंटीमीटर व्यास की सील है ये, और नोटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, और उसके बाद फिर एक्सपायर डेट भी है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, और पूरा नाम। 5 कॉलम इसमें दिए हुए हैं टोटल, नेम, एरिया, रजिस्ट्रेशन नंबर और एक्सपायर डेट। इन 5 कॉलमों को मैंने ई बुक के अंदर लिखा भी है सर। तो इसमें सर जो आज का हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, आज का सर हमारा बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यदि हम इस नियम को देखें तो नोटरी वकील साहब की टेबल पर हमें सिर्फ एक ही सील रखी दिखाई देना चाहिए ऑल इंडिया में। लेकिन आप जब भी नोटरी वकील साहब के पास जाते हैं तो उनके टेबल पर आपको कई तरीके की सीलें रखी दिखाई देंगी। तो सवाल ये उठता है कि जब एक सील है तो एक ही सील क्यों नहीं रखी गई है? तो इसी सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं सर ई बुक के अंदर से, जो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए इसी टॉपिक पर तैयार किए। तो आइए सर हम ई बुक की ओर चलते हैं। देख रहे हैं ई बुक, नोटरी नियम 1956 की धारा 12 में सिर्फ एक सील वैध, बाकी की सीलें क्यों लगाते हैं, यही हमारे आज का वीडियो का टाइटल है। और इसमें जो हमारा टॉपिक है, अब हम उस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये डिस्क्लेमर भी इसमें दी हुई है। ये आ चुके हैं सर हमारे टॉपिक पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण और अक्सर पूछे जाने वाले सवाल के बारे में। नोटरी नियम 1956 की धारा 12 में केवल एक सील क्यों वैध है, केवल एक सील क्यों वैध मानी जाती है और बाकी की सीलें क्यों लगाई जाती हैं? अगर आप एक नोटरी से संबंधित पेशेवर हैं, आप एक नोटरी अधिवक्ता हैं, या नोटरी अधिवक्ता बनना चाहते हैं, या नोटरी अधिवक्ता बन चुके हैं, या आपका सर्टिफिकेट प्रैक्टिस अभी अभी आया है, या आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अभी आने वाला है,
या आप विधि के छात्र हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक आम व्यक्ति हैं, सभी के लिए वीडियो बड़ा ही लाभकारी और समझने और सुनने वाला है। तो आइए सर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले हम इसका कंटेंट देखते हैं। व्हाट डज रूल 12 से? नोटरी नियम 1956 का धारा 12 क्या कहती है? सबसे पहले हम समझेंगे रूल 12 की बात। नोटरी नियम 1956 की धारा 12 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक दस्तावेज पर केवल एक सील का उपयोग करना आवश्यक है। नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956 आप पूरा अध्ययन कर लें, उसमें सिर्फ एक ही सील दी गई है, गोल सील 5 सेंटीमीटर व्यास की, जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई है। उसके अलावा पूरा नोटरी एक्ट 1952 में और नोटरी नियम 1956 में कोई सील नहीं दी गई है। तो बाकी की सील कहां से आ गई, उसी पे हम आगे चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें जो सील का प्रारूप जो दिया गया है मैंने आपको बता दिया। 12 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक दस्तावेज पर केवल एक सील का उपयोग करना आवश्यक है और यह सील ही वैध मानी जाती है। इस एक सील में दस्तावेज की पहचान, तारीख और स्थान का उल्लेख होता है। यह सील दस्तावेज की वैधता को प्रमाणित करती है और उस पर की गई नोटरी को वैध माना जाता है। वाई एडिशनल सील? अतिरिक्त सील की आवश्यकता क्यों हुई? अब सवाल आता है, अगर एक ही सील पर्याप्त है तो दूसरी सीलें क्यों लगाई जाती हैं? हमारे एक वकील साहब ने भी बड़े जबरदस्त अंदाज में कमेंट्स की थी मेरे उसके ऊपर, वीडियो के नीचे। थोड़ा सा मैं भी सोच में पड़ गया था कि आखिर ऐसा क्या रीजन हो गया जो वकील साहब को ये कमेंट्स करना पड़ी। तो इसलिए उसके जवाब में मुझे 2 वीडियो बनाना पड़े और उसी की एक लीगल जानकारी मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूं, ताकि हर व्यक्ति का कंफ्यूजन और डाउट दूर हो सके। कई बार हमको कंफ्यूजन हो जाता है, डाउट हो जाता है, क्योंकि हमें उस स्तर तक का नॉलेज नहीं हो पाता। इस वजह से हम अक्सर ऐसा समझ लेते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये गलत है, ये विधि विरुद्ध है, ये कानून के विरुद्ध है। ऐसा हमारे मन में अक्सर प्रश्न पैदा होने लगता है। तो उसी सवालों के जवाब मैं आपको देने आया हूं। तो इसका उत्तर यह है सर, एक बार फिर पढ़ देता हूं। अब सवाल आता है, अगर एक सील ही पर्याप्त है तो दूसरी सीलें क्यों लगाई जाती हैं? इसका उत्तर है सर, ध्यान से सुनिएगा, हमारे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण सार यही है। तो इसका उत्तर यह है कि प्रचलन में आने के बाद, किसके बाद सर? प्रचलन, आप समझ सकते हैं, प्रैक्टिकल व्यवहार, एक प्रथा बन जाती है प्रचलन जिसको हम कहते हैं। प्रचलन में आने के बाद नोटरी कार्य के दौरान विभिन्न सीलों और विवरण जोड़ने की प्रक्रिया विकसित हुई। ये सबसे महत्वपूर्ण सोचने और समझने की बात है कि जैसे ही प्रचलन में आया, नोटरी का कार्य चालू हुआ, तो नोटरी कार्य के दौरान विभिन्न सीलें और विवरण जोड़ने की प्रक्रिया विकसित हुई। उदाहरण के लिए कुछ सीलें पहचानकर्ता की जानकारी, तारीख, स्थान और गवाहों के विवरण को जोड़ने के लिए लगाई जाती हैं। कई बार कोर्ट या अन्य कानूनी उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त सीलें लगाई जाती हैं ताकि दस्तावेज की पुष्टि हो सके और यह पता चल सके कि दस्तावेज पर कितनी बार या किसने हस्ताक्षर किए हैं। ये सर हमारे सवाल का उत्तर है, ये हमारे सवाल का जवाब है। अब मैं आपको इसकी जानकारी भी बता देता हूँ विशेष तौर से कि अगर 5 सेंटीमीटर व्यास की जो एक गोल सील है, मात्र उसी को लगाया जाता है, तब उस दस्तावेज की कानूनी मान्यता क्या होगी? और सभी सीलें लगाई जाती हैं, तब उस दस्तावेज की क्या कानूनी मान्यता होगी? तो सर दोनों ही स्थिति में कानूनी मान्यता समान ही होगी। और ये अतिरिक्त जो सीलों का जो विकास हुआ है, ये उस दस्तावेज की पुष्टि और उसको साक्ष्य में ग्राह्य बनाने के लिए, मजबूती के लिए, ये एक प्रैक्टिस के दौरान ये इनका इजाद हुआ है और ऑल इंडिया में हुआ है सर। ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो बनाया है तो ये अभी अभी इजाद हुआ। ये ऑल इंडिया में पहले से ही होता चला रहा है। गोल बड़ी सील लगाते हैं, उसके नीचे छोटी गोल सील लगाते हैं, साइड में सीरियल नंबर, रिसिप्ट और बुक नंबर की सील लगाई जाती है। और शपथ पत्र का बता रहा हूँ, नीचे स्वन बिफोर मी वाली सील लगाई जाती है। इधर आइडेंटिफाई बाय, जो भी उसकी पहचान करता है उसकी लगाई जाती है। नीचे वकील साहब के नाम की पूरी सील लगी रहती है। तो इस प्रकार से ये 6 सीलें शपथ पत्र पर लगाई जाती हैं और 10 सीलें एग्रीमेंट पर लगाई जाती हैं। उसमें कुछ सीलें जो अतिरिक्त होती हैं कि जिसमें एक सील में नोटरी वकील साहब को जो नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट और अथराइज किया जाता है नोटरी एक्ट 1952 के तहत, एक उसकी सील लगाई जाती है। बाकी बड़ी गोल सील, छोटी गोल सील, ये छोटा और बड़ा शब्द में सर एक व्यवहारिक तौर पर समझाने के लिए कर रहा हूँ। छोटी गोल सील वही है जो धारा 12 में बताई गई है। ये बड़ी सील का भी एक इजाद हुआ है, क्योंकि इसमें उनका वकील साहब का पूरा नाम, पता, उल्लेख रहता है और डिटेल के साथ उनकी जानकारी लिखी रहती है। सीरियल नंबर में जो लिखा जाता है, वही जो रजिस्टर में आप सीरियल नंबर लिखते हैं, वही सीरियल नंबर उसमें लिखा जाता है। अब आप सपोज करें कि आपने सीरियल नंबर की सील नहीं लगाई और सीरियल नंबर भी नहीं लिखा,
और अदालत से आपको समन प्राप्त हो गया बयान देने के लिए, आप कोर्ट में बयान देने गए, आपका जो नोटरी रजिस्टर है, नोटरी सेल आपने दिल्ली जमा करा दिया, अब आप कोर्ट में खड़े हुए उस दस्तावेज को आपने देखा, उस पर सिर्फ एक गोल सील लगी हुई है, तो आप उस पर क्या बयान देंगे सर? आप कैसे बताएंगे कि उसमें सीरियल नंबर कौन सा है, बुक नंबर कौन सा है, रिसिप्ट नंबर कौन सा है, कितनी बजे किस जगह किस स्थान पर इसकी नोटरी की गई, किसने इसकी पहचान की, ये सारी जानकारी सर आप कैसे दे पाएंगे? तो ये जब कार्य किए जाने लगे तो प्रैक्टिस में के दौरान इन चीजों का इजाद हुआ ताकि ये कानून में और सहायक बन सकें। ये कानून के विरोधाभास में नहीं है सर, ये कानून की में सहायक बनने के लिए इनका इजाद हुआ है। और ये जो सीलें हैं, इन तमाम सीलों का उल्लेख जो मैंने हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड में किया है, 6 सील शपथ पत्र की और 10 सील अनुबंध पत्र की, इन तमाम सीलों को जब लगाया जाता है तो उसके अंदर वो पुख्तगी और वो मजबूती पैदा होती है कि यदि उस दस्तावेज को देखा जाए प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया, तो लगता है कि हाँ ये नोटरी की गई। क्यों? क्योंकि उसमें समय का भी उल्लेख वाली सील रहती है कि कितनी बजे नोटरी की गई, किस दिनांक को की गई, किस दिन को की गई, किस स्थान पर की गई, वकील साहब के ऑफिस पर की गई या कोर्ट में की गई या वकील साहब ने उसके घर पर जाकर की, इतनी बारीकी तक से उल्लेख होता है सर उन सीलों में। और उसी के साथ नोटरी वकील साहब की सील लगी रहती है कि उनको विधि अनुसार नियुक्त किया गया है। बड़ी सील में उनका पूरा नाम स्पष्ट दिखाई देता है, उनके नाम की सील उसमें भी उल्लेख दिखाई देता है। तो ये जो सारी सीलें हैं सर, एक हमारे वकील साहब ने सवाल किया था कि ये बड़ी गोल सील का उल्लेख ही नहीं है कहीं भी। तो सर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ बड़ी गोल सील का ही उल्लेख नहीं है, बाकी की जो लगने वाली सीलें हैं उस छोटी गोल सील को छोड़कर किसी भी सील का उल्लेख नोटरी नियम 1956 और नोटरी नियम 1952 में नहीं है। आप पढ़ लें एक बार, आप एडवोकेट हैं, नोटरी एक्ट 1952 को भी आप पढ़ लें और नोटरी नियम 1956 को भी पढ़ लें। मैं आपको बता दूं, नोटरी नियम 1956 की धारा 12 में सिर्फ एक सील दी गई है, बाकी किसी सील का उल्लेख नहीं है। आप चाहे बॉम्बे में चले जाएं, आप चाहे दिल्ली में चले जाएं, चाहे आप भोपाल में चले जाएं, चाहे आप नैनीताल में चले जाएं, चाहे आप केरल में चले जाएं, ऑल इंडिया में आप कहीं चले जाएं, आप जब भी नोटरी वकील साहब की टेबल पर जाएंगे तो उनकी टेबल पर कई सीलें आपको रखी हुई दिखाई देंगी, और वो सिर्फ एक ही सील लगाते हुए आपको नहीं दिखाई देंगे। तो आपका जो डाउट और कंफ्यूजन है मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो सीलें हैं ये ऑल इंडिया में इस्तेमाल की जाती हैं, और उनका सर्वोत्तम रूप मैंने आपके सामने पेश किया हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड में सर। 1 घंटे की ट्रेनिंग का वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, और मैंने मेरे जो सीनियर अधिवक्ता हैं उनसे नोटरी की सील किस प्रकार लगाई जाएगी उसकी पूरी ट्रेनिंग प्राप्त की थी 2 घंटे। और मेरे यहाँ जितने भी 13 नोटरी एडवोकेट्स हैं उन्होंने भी वो ट्रेनिंग प्राप्त की थी, और उसके बाद फिर उसी की ट्रेनिंग को 1 घंटे का वीडियो बना के मैंने आपको डिटेल के साथ बताया है। हमारे यहाँ जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो नोटरी एडवोकेट्स नियुक्त हुए हैं उनके द्वारा उन्हीं सीलों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो मैंने हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड के वीडियो में बताई है। उसका फॉर्मेट भी मैंने आपको उसमें दिया है। और यहाँ हमारे यहाँ जो सीनियर अधिवक्ता हैं उनके द्वारा भी वही सील इस्तेमाल की जा रही है। 50-50 साल हो गए, 40-40 साल हो गए सर नोटरी वकील साहब को हमारे यहाँ नोटरी करते हुए। एक दो वकील साहब तो 80 साल की उम्र तक पहुंच गए, उनके द्वारा भी इसी प्रकार की सीलों का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे शहर के पास एक शहर है, काफी अच्छा शहर है, वहां के भी सभी नोटरी वकील साहबों के द्वारा इसी नोटरी सीलों का इस्तेमाल किया जाता है। उनमें से कुछ लोगों ने, जो पुराने वकील हैं वहां पे, उन्होंने 2 सीलों को मिलाकर एक सील बना ली है। इस प्रकार से भी कुछ कार्य किया है। बड़ा शहर जैसे भोपाल हुआ या इंदौर हुआ, आप जब वहां भी जाएंगे वहां भी इसी प्रकार से इन सीलों का इस्तेमाल आपको करते हुए मिलेगा। आप प्रैक्टिकली देखें जाके, आप खुद समझ जाएंगे कि कानून अपनी जगह है और प्रैक्टिकल अपनी जगह है। कानून में लिखा हुआ बिल्कुल, कानून का हम सम्मान करते हैं और कानून के तहत ही हमें कार्य भी करना है। ये जो कार्य किया जा रहा है ये भी कानून के तहत ही है। ये जब दस्तावेज कोर्ट में जज साहब के समक्ष प्रस्तुत होते हैं तो दस्तावेज को उसको साक्ष्य में भी ग्राह्य किया जाता है। क्या नोटरी अदालत में मान्य है? ये मेरा सबसे पहला वीडियो है सर जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, उसमें मैंने पूरे डिटेल से बताया है कि नोटरी अदालत में किस प्रकार से मान्य है। तो खैर वो हमारा दूसरा टॉपिक है, हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसी पे आगे बढ़ते हैं। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम हम देख लेते हैं सर। हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक वसीयत या समझौता किया, बड़ा सेंसिटिव दस्तावेज होता है सर वसीयत, और नोटरी के पास इसे प्रमाणित करने के लिए गए। नोटरी वकील साहब को पूरा अधिकार है उसको प्रमाणित करने का। अगर केवल एक सील होती तो उस दस्तावेज की वैधता पर संदेह हो सकता था, क्योंकि अतिरिक्त सीलें यह सुनिश्चित करती हैं कि दस्तावेज पर सभी प्रमाणिक जानकारी सही तरीके से दर्ज की गई थी। अब क्योंकि वसीयत का उदाहरण हमने लिया सर, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59 और 63 बड़ी महत्वपूर्ण धाराएं वसीयत से संबंधित। 59 में उसका बालिग और स्वस्थ चित्त होना जरूरी है, 63 में 2 स्वतंत्र साक्षियों का होना जरूरी है।
वसीयत गृहीता का वहां उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है, ना वसीयत गृहीता के दस्तखत उस पे होंगे, वरना वो डाउटफुल हो जाएगी। हमारे एक वकील साहब ने इस पे सवाल भी किया था कि क्या वसीयत पर वसीयत गृहीता के भी दस्तखत होंगे, तो नहीं सर, ये एक पक्षी डॉक्यूमेंट से, एक पक्षी दस्तावेज है, इसको अंतिम इच्छा पत्र भी कहते हैं, कि लिखा है जो कागज पर वह आखिरी फरमान है, इस वसीयत के शब्दों में जिंदगी का अरमान है। जी हाँ सर, वसीयत पर मैंने काफी वीडियो बनाए, मेरे चैनल पर अपलोडेड भी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। उसमें पूरी डीपली कानून की जानकारी दी है मैंने उन उन वीडियो में। तो वसीयत का ही हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो सर मैं आपको बता दूं कि ये वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद इसको लागू किया जाता है। ये एक अंतिम इच्छा होती है वसीयतकर्ता की। अब जब इसको लागू किया जाता है और आप तसव्वुर करें, आप ख्याल करें, आप सोचें कि उस पर खाली एक छोटी गोल सील 5 सेंटीमीटर व्यास की लगी हुई है, गवाह के भी दस्तखत हैं, सब कुछ हैं। अब अगर हम नोटरी नियम 1956 की जो धारा 12 में एक सील बताई, सिर्फ उस सील को लगा दिया, बस ठीक है, 1.5 साल। अब लगा दिया सर, अब उसको लेकर कोई विवाद पैदा हुए तो उसकी प्रमाणिकता पर कई संदेह उत्पन्न होने लगते हैं, क्योंकि वसीयत में अगर विवाद होता है तो वो वैसे ही डाउटफुल मानी जाती है। और ऐसे में यदि उस पर कितनी बजे किया गया है, टाइम वाली सील जिसको कह दें एक मोटे मोटे तौर पर, कि टाइम वाली सील आपने नहीं लगाई, किस दिन किया गया, कितनी बजे किया गया, किस स्थान पर किया गया, किन गवाहों की मौजूदगी में किया गया, गवाहों की पहचान किसके द्वारा की गई, ये सारी सीलें यदि उस पर नहीं लगाई गई और इन इन सभी चीजों की प्रमाणिकता वकील साहब के द्वारा कोर्ट में बयान के दौरान नहीं बताई गई, तो वो चीज सर डाउटफुल श्रेणी में उसको रख दिया जाएगा। यदि वसीयत एक छोटी गोल सील लगाकर बना दी गई और उस पर विवाद हुआ बाद में उत्तराधिकारियों में, और मामला अदालत में पहुंचा और वाद वास्ते वसीयत शून्य घोषित किए जाने का वाद दीवानी दावा अदालत में पेश कर दिया गया। अब उसमें नोटरी वकील साहब को आदेश 5 मतलब सीपीसी के अनुसार उनको समन किया गया। नोटरी वकील साहब को, नोटरी वकील साहब गवाह देने उपस्थित हुए, उनका नोटरी रजिस्टर नोटरी सेल में जमा हो गया। वकील साहब खड़े हो गए विटनेस बॉक्स में, नोटरी वकील साहब। सामने वाले वकील साहब ने उनसे सवालात किए जो मैंने आपको बताया, किस टाइम की गई, किस दिन की गई, किस जगह की गई, किन गवाहों की मौजूदगी में की गई, गवाहों की पहचान किसके द्वारा की गई। क्या जवाब देंगे वकील साहब? इसका सीरियल नंबर क्या है, इसका बुक नंबर क्या है, इसका रिसिप्ट नंबर क्या है, क्या जवाब देंगे वकील साहब? आपने कोई सी भी तो सील नहीं लगाई। अब अगर आप कानून की बात करते हैं तो ये कोई सी भी सील लगाना उसमें आवश्यक ही नहीं है, आप एक सील ही लगा सकते हैं और बिल्कुल सही भी है। यदि आप एक सील भी लगाएंगे तो विधि अनुसार वो नोटरी वैध मानी जाएगी। लेकिन ये जो प्रैक्टिकली बातें मैंने आपको बताई, इनका मुकाबला आप कैसे करेंगे, इनका सामना आप कैसे करेंगे? ये परिस्थिति आ गई तो भाई बड़ी गंभीर परिस्थिति हो गई, सीरियल नंबर ही नहीं है उसमें तो। अब चूंकि भले ही आपका रजिस्टर वहां दर्ज हो गया नोटरी सेल, कई बार नोटरी वकील साहब के द्वारा बिना रजिस्टर के भी कोर्ट में बयान दिए जाते हैं उसी दस्तावेज को देखने के बाद। वो उनके सिग्नेचर पहचानते हैं और जो उनके द्वारा डॉक्यूमेंट्स तस्दीक किया गया उसको भी वो जानते हैं, तो उस पर सीरियल नंबर को पढ़ के वो उसमें अदालत में बयान दे देते हैं। एक केस में मैंने भी इसी प्रकार के बयान करवाए थे। नोटरी वकील साहब का रजिस्टर नोटरी सेल दिल्ली जमा हो चुका था 8 साल पहले। अब वहां से तो आने से रहा सर, तो उनके बयान हमने बिना रजिस्टर के ही करवाए थे, उन्होंने खड़े होकर बयान दिए थे। ये एक नामांतरण से संबंधित मामला था, नगर पालिका में उसके द्वारा एफिडेविट पेश किया गया था और उसके कोई भाई बहन मौजूद होने के बाद भी उसने कहा था कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है। हमने उसको चैलेंज किया था कि झूठा शपथ पत्र इसके द्वारा दिया गया है, तो नोटरी वकील साहब ने बराबर बयान दिए कि इस तारीख को ये व्यक्ति मेरे पास आया था और इस सीरियल नंबर पर, इस रिसिप्ट बुक नंबर पर के द्वारा मेरी नोटरी मेरे द्वारा की गई थी। ए से ए शपथ गृहीता के दस्तखत हैं और मेरे दस्तखत जो है कि बी से बी हैं। तो इस प्रकार से उसको साक्ष्य में स्वीकार करके उसको एग्जिबिट भी करवाया गया था। तो ये सारे इन सीलों का महत्व बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये चीजें हम जब मैदान में उतरते हैं और जब हम कार्य करते हैं तब हमें इसका मुकाबला होता है। अब जो हमारे एक वकील साहब हैं उन्होंने उसमें कमेंट्स की थी, काफ़ी अच्छी कमेंट्स की थी उन्होंने, उसी की वजह से मुझे इतना कुछ सीखने को भी मिला, इतना कुछ समझने को भी मिला, और जो कुछ मैंने सीखा और समझा वो मैं आपको भी बता रहा हूँ ताकि आप भी इसमें सावधानी बरतें। बिल्कुल ये बात सही है कि नोटरी नियम 1956 की धारा 12 में जो सील दी गई, अगर आप उसको लगा देंगे तो आपकी नोटरी वैलिड मानी जाएगी कानून के अनुसार। लेकिन ये जो बातें मैंने इतनी बातें जो मैंने आपको बताई उनका क्या होगा? तो उसके लिए ही ये एक विकास हुआ है,
एक डेवलपमेंट हुआ है, इसको आप प्रचलन मान लें, प्रथा मान लें। ये मैं सर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956 में कहीं भी ये जो सीलें लगाई जा रही हैं इनका फोटो या इनका इनका उल्लेख ही नहीं है। लेकिन जब हम व्यवहारिक तौर पर नोटरी की प्रैक्टिस करते हैं, कोर्ट में वकालत के कार्य को करते हैं, तब हमें इन चीजों का सामना करना पड़ता है, तब इनका इजाद हुआ है। तो ये कानून में सहायक हैं, एक पीड़ित को न्याय दिलाने में सहायक हैं, न्याय प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं, और एक सच का साथ देने वाले के लिए सभी चीजें आवश्यक है, न्याय हित में आवश्यक है। आप इसको ये भी खेलें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी सर, क्योंकि एक व्यक्ति के साथ अन्याय हो जाएगा, अनजस्टिस हो जाएगा। यदि वसीयत के द्वारा किसी को प्रॉपर्टी दे दी गई है और कुछ शातिर किस्म के लोग उसको चैलेंज करके उस संपत्ति को हड़पना चाहते हैं या किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो ऐसे में सर वो चीजें यदि रिकॉर्ड पर नहीं आ पाई, किस सीरियल नंबर, किस बुक नंबर, किस रसीद नंबर से कितनी बजे, किस स्थान पर, किस दिन, किस दिनांक को, और इसी प्रकार से किन किन गवाहों की मौजूदगी में पहचान करते हुए ये नोटरी की गई, ये जब सब चीजें रिकॉर्ड पर नहीं आ पाएंगी तो साक्ष्य में वो चीजें क्लियरिफाई नहीं हो पाएंगी और इसका नुकसान उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं तो होगा सर। तो न्याय प्राप्ति के लिए भी आवश्यक है, कानून के सहयोग में है, और इनका विकास ही इसी वजह से हुआ है। इनका प्रचलन के दौरान जो विकास हुआ है बड़ा महत्वपूर्ण विकास है, और ये विकास मैं ही नहीं बता रहा हूँ सर, ये ऑल इंडिया में विकास मौजूद है पहले से ही, ऑल इंडिया में मौजूद है। आप जिस भी शहर में रह रहे हैं, आप जिस भी जगह वकालत की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप वो नोटरी वकील साहब की टेबल पर जाकर आप देख लेना, एक सील के अलावा भी आपको कई सीलें दिखाई देंगी। इसका रूप थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मेरे द्वारा उसका सर्वोत्तम रूप हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड में पेश किए जाने की कोशिश की गई है। ये एक मार्गदर्शन है सर, और एक सूचना है मात्र। बाकी आप स्वतंत्र हैं अपना विवेक का इस्तेमाल करने के लिए, कि आप जितनी सीलें चाहें उसका इस्तेमाल करें। आप चाहें तो एक सील का इस्तेमाल करें, या आप चाहें तो सभी सीलों का इस्तेमाल करें। आप सभी लोग एडवोकेट हैं, बुद्धिजीवी, समझदार हैं। मेरा मामला सिर्फ आपको एक सूचना और मार्गदर्शन देना है, क्योंकि मेरे कई व्यूवर्स ने भी इस टॉपिक पर मुझसे सवाल किया था, इसलिए मैंने बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए बनाया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका लीगल इम्प्लीकेशन, कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो एक सील से दस्तावेज की प्रमाणिकता पर कोई प्रश्न नहीं उठ सकता, क्योंकि यह नियम रूल 12 के तहत पूरी तरह से वैध है, उसको बिल्कुल वैध माना जाएगा। अन्य सीलें केवल अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में होती हैं, और यह दस्तावेज को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए जोड़ी जाती है। ये इसका लीगल इम्प्लीकेशन है जो मेरे द्वारा इस ई बुक के अंदर लिखा गया है। ई बुक के अंदर से पढ़ रहा हूं सर मैं, और कंक्लूजन देख लेते हैं इसके। तो यह था आज का हमारा वीडियो नोटरी नियम 1956 की धारा 12 पर। नियमों को समझना न केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि आपको नोटरी से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को सुनिश्चित करने में भी मदद करता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो सर इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, लेकिन ये ना माने कि वीडियो यहाँ खत्म हो गया। वीडियो तो अब चालू हुआ है। अब हम बढ़ते हैं उन महत्वपूर्ण सवालों की ओर जो मैंने आपको बताए थे। प्रश्न, नोटरी नियम 1956 जो अक्सर नोटरी वकील मतलब नोटरी एडवोकेट्स के मन में ही होंगे सर ये सवाल तो पैदा, आम व्यक्ति के मन में तो बड़ा मुश्किल है इस प्रकार के बड़े महत्वपूर्ण सवाल पैदा होना, क्योंकि एक कानूनी विषय का मुद्दा है और नोटरी वकील साहब ही एक कानूनी कार्य को करने में सक्षम माने गए। तो ये जो प्रश्न हमारे मन में उठते हैं कि नोटरी नियम 1956 की धारा 12 में सिर्फ एक सील के बारे में बताया गया है जो 5 सेंटीमीटर व्यास की है, जिसमें ये सर मैंने लिख दिए हैं पांचों, जो अभी आपको तस्वीर बताई थी मैंने बुक के अंदर से, वो पांचों मैंने लिख दिए हैं। नंबर 1 है नोटरी का नाम, क्षेत्रों का नाम जिसमें वह उसके कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है, पंजीयन संख्या, 4 में परिसीमन नोटरी और उस सरकार का नाम होगा जिसमें उसने नियुक्त किया, और एक्सपायर डेट। ये पांचों कॉलम मैंने इस ई बुक के अंदर भी लिख दिए हैं। ये जो धारा 12 में दिया हुआ है और बुक में भी मौजूद है, आप उसमें भी देख सकते हैं। अब प्रश्न जो हमारे चालू होते हैं, अब आप मुझे यह बताएं कि ये बाकी सील जिनका वर्णन नीचे विस्तार से किया है, जैसे कि शपथ पत्र पर लगने वाली 6 सीलें तथा अनुबंध पत्र पर लगने वाली 10 सीलें आई कहां से? इसका जवाब सर मैं आपको दे चुका हूं। आगे बढ़ते हैं हम, क्यों आई? नंबर दूसरा प्रश्न है इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? नंबर तीसरा, क्या ये गैर कानूनी है? नंबर चौथा प्रश्न है इनको लगाना क्यों आवश्यक है? ये ई बुक के अंदर मैंने क्वेश्चन प्रिंट किए हैं सर, इसलिए उसमें से मैं पढ़ के आपको बता भी रहा हूं कि दोबारा आपको पता लग जाए कि ई बुक के अंदर से मेरे द्वारा जानकारी दी जा रही है। नंबर छठा, इनके नहीं लगाने से क्या नुकसान है? नंबर सातवां, क्या इनको लगाना नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956 का उल्लंघन होगा?
नंबर प्रश्न 8वां है, कुछ जगह दो सीलों को मिलाकर एक सील क्यों बना ली गई है? ये भी बड़ी सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। 9वां, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। 10वां सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि क्या सिर्फ एक सील जो नोटरी नियम 1956 की धारा 12 में दी गई है उसको उपयोग करके नोटरी का कार्य किया जा सकता है? प्रश्न 11 है, जब नोटरी नियम 1956 की धारा 12 में सिर्फ एक सील दी गई तो बाकी की सील किस अधिनियम में, किस कानून में दी गई है? शपथ पत्र पर लगने वाली 6 सीलों का विवरण, ये पूरे 6 सीलें मैंने दिए सर, इसमें बताई हैं। और अनुबंध पत्र पर लगने वाली कुछ 10 सीलों का वर्णन, जो सीलें उनका भी मैंने इसमें लिखा है। और इसके ऊपर तो सर मैं एक हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर वो वीडियो अपलोड है, उसकी ई बुक भी उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड है। आपको यदि आवश्यकता हो तो मात्र 199 रुपीज कीमत उसकी मेरे द्वारा रखी गई है, आप वहां से खरीद सकते हैं। तो हम उस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, हम आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। हम धारा 12 पर फिर आते हैं। धारा 12 कहती है कि नोटरी के पास एक अधिकृत सील होना चाहिए। अब सर ये जो इतनी सारी सीलें हैं तो उन सीलों में ये सील तो होना ही चाहिए 5 सेंटीमीटर व्यास की। ऐसा ना हो कि आप इस सील को बनवाना ही भूल जाएं और बाकी की सभी सीलें आप बनवा लें, तो ये तो सर बहुत ही गलत हो जाएगा, क्योंकि वो सील तो नेसेसरी है ही। वो ना होगी तो फिर तो कुछ भी ना होगा, क्योंकि वो तो हमें नोटरी नियम 1956 की धारा 12 में स्पेशली बताया गया है। तो वो है तो बाकी का सब कुछ है। उसको आप मान लें कि वो नींव है या छत का पिलर है, कि अगर पिलर ही आपने हटा दिया तो छत गिर जाएगी। वो बिना नींव के मकान आपने बना लिया तो वो मकान कमजोर हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी सीलों में हमें दिखाई नहीं देता है कि वो सील है कि नहीं, लेकिन उस सीलों को खास तौर से टिकट पर भी लगाया जाता है, आधा टिकट पर ऊपर और आधा नीचे। और इसी प्रकार से दो कागजों का जो जॉइंट होता है वो जॉइंट पर भी उसको लगाया जाता है। कई लोग बड़ी गोल सील भी लगाते हैं, लेकिन वो जॉइंट पर भी उसको लगाया जाता है। और हर दस्तावेज पर वो लगती है सील। जैसे कि नोटरी में जो एफिडेविट या जो भी डॉक्यूमेंट्स वकील साहब के द्वारा किए जाते हैं, तो आधार कार्ड जो लगे रहते हैं गवाहों के, और जो है कि अनुबंध करता गृहीता के, तो उस पर भी वो छोटी गोल सील और उसके नीचे वकील साहब के नाम वाली सील लगाई जाती है और उस पर दस्तखत किए जाते हैं। इस पे मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में, और एक बार मैं बता देता हूँ आपको ताकि आपकी जानकारी में सर इजाफा हो जाए। हालांकि हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड में मैं सब कुछ जानकारी दे चुका हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये उसका एग्रीमेंट है। ये आधार कार्ड है, आधार कार्ड में देख रहे हैं आप छोटी गोल सील, और ये उस नाम दिखाई दे रहा। तो ये एफिडेविट में भी लगाई गई है, आप ऊपर देख रहे हैं इसमें ये बड़ी गोल सील लगी हुई है, उसके नीचे छोटी गोल सील, और इधर ये दिखाई दे रही है आपको सीरियल नंबर वाली सील, और अंत में फिर सेवन बिफोर मी वाली सील आपको दिखाई दे रही है। ये आप आ जाए, यहाँ वकील साहब के नाम की अटेस्टेड सील है। ये सारी इस प्रकार से ये सीलें सर, जो मैंने पूरी डिटेल उस वीडियो में बता दिया है सर, आपको जानकारी हाउ टू यूज नोटरी सील आप देख सकते हैं। हम इसलिए हम आगे बढ़ेंगे अब आगे कि ये नोटरी की सील में अब सवाल जो उठता है सर हमारा, तो फिर बाकी 6 या 10 प्रकार की सीलें कहाँ से आई? ये सारी अतिरिक्त सीलें नोटरी नियमों के तहत अनिवार्य नहीं है अब, बल्कि ये सिर्फ सुविधा, फॉर्मेटिंग या पेशेवर स्पष्टता के लिए बनाई गई है। तो ये कह देना कि अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल सही मान लें आप। लेकिन जो मैंने आपको व्यवहारिक और प्रैक्टिकल बात अभी वीडियो के पीछे बताई थी, एक वसीयत के उदाहरण से और अदालत में गवाह देने के संबंध में, उसको यदि हम देखते हैं तो ये अनिवार्य लगने लगती है। और ये लगने इतनी ज्यादा लगी कि ऑल इंडिया में इन सीलों का इजाद होता चला गया, और ये सीलें एक प्रचलन में आ गई और उस सील का एक अभिन्न हिस्सा बन गई। जो छोटी सील है जिसको हम नोटरी नियम 1956 की धारा 12 है कि जो गोल सील होती है छोटी, उसका अभिन्न हिस्सा बन गई, और न्याय प्रक्रिया का भी एक अभिन्न हिस्सा बन गई, क्योंकि ये ऑल इंडिया में इनका उपयोग किया जाता है सर। ऐसा नहीं है कि ये किसी खास जगह पे किया जाता है। हमारे यहाँ सारे 13 नोटरी एडवोकेट्स के द्वारा वही फॉर्मेट इस्तेमाल किया जा रहा है जो मैंने हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड में बताया है, और सीनियर जो अधिवक्ता है वो पहले से इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। पास के शहर में हमारे पास के शहर, बड़े शहर, आप जहां भी जिस भी जगह आप खुद भी इसको देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं सर इसमें। जैसे कि ये सील में सर सियोन बिफोर मी, आइडेंटिफाई बाय मी, एड्रेस, स्टाम्प, इनका कोई कानूनी आधार नोटराई रूल में नहीं है। बिल्कुल आप नोटरी एक्ट उठा के पढ़ लें सर, और नोटरी नियम 1956 को भी आप उठाकर पढ़ लें, उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा गया और ना ही इनका कोई प्रारूप बताया गया है।
और न ही कोई इन सीलों के बारे में ऐसा बताया गया है कि आपको इन सीलों का इस फॉर्मेट में इस्तेमाल करना है। लेकिन ये अनिवार्य बन गई प्रचलन में और प्रथा में आवश्यकता को देखते हुए। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आपने सुना होगा ये मुहावरा बड़ा ही महत्वपूर्ण, कि यदि आवश्यकता होती है तो आविष्कार हो जाते हैं। तो ये भी आवश्यकता पड़ी तो आविष्कार हो गए, तो ये भी आविष्कार हुई सीलें हैं सर, जो ऑल इंडिया में वापरी जाती हैं। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी के तहत ही आप इसको समझ लें कि ये आविष्कार आविष्कार की गई सीलें जो कानून की उस मुख्य सील का अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं और कानून में सहायता प्रदान कर रही हैं, पीड़ित को न्याय दिलाने में सहायता प्रदान कर रही हैं। हम आगे बढ़ते हैं सर इसमें। तो ये क्या गैर कानूनी है, इसका जवाब मैं दे चुका हूं सर। अगर कोई यह भी कहे कि इनका प्रयोग अनिवार्य है तो वह गलत होगा, लेकिन यदि कोई नोटरी इनका सहायक उपयोग करता है तो केवल स्पष्टता प्रमाण के रूप में, तो यह अवैध नहीं बल्कि एक अतिरिक्त सुविधा मानी जाएगी, बशर्ते कि मुख्य अधिकृत सील रूल 12 वाली दस्तावेज पर स्पष्ट रूप से मौजूद हो। वो नींव है, वो पिलर का खंबा पिलर है सर, आप मान के चलें। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या एक ही सील से भी नोटरी वैलिड मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी सर। अगर हम नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956 को उठा के देखेंगे तो उसकी जो धारा 12 में सिर्फ एक ही तो सील दी गई है। जब हमको दूसरा प्रारूप ही नहीं दिया गया तो वो तो वैलिड माना ही जाएगा कानून के हिसाब से, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह लग ही नहीं सकता। लेकिन जो प्रैक्टिकल बात मैंने कोर्ट की प्रैक्टिस के दौरान वकील साहबों को सामना करना पड़ता है, और आप भी यदि नोटरी को एडवोकेट बन चुके हैं तो कभी ना कभी आपको भी सामना करना पड़ सकता है। जिन वकील साहब के मन में ये इतना प्यारा और खूबसूरत सवाल आया था उनको भी इसका सामना करना पड़ सकता है। तो उस समय वो क्या करेंगे? तो उस व्यक्ति को नुकसान हो जाएगा जिसकी आपने नोटरी की है, अगर सही एविडेंस नहीं हो पाए तो उन चीजों का ही रास्ता ये पहले से निकाला जा चुका है सर। इसकी आवश्यकता पहले ही महसूस हो चुकी थी, तो उसी समय इनका आविष्कार हो चुका था। और हम तो अब आए हैं, जो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटरी नियुक्त किया गया ऑल इंडिया में, हम तो अब आए हैं, तो हम इन चीजों को देख रहे हैं। बाकी ये तो पहले ही आविष्कृत हो चुकी हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें अंत में निष्कर्ष है, और अब हम इसमें आ जाते हैं सर मुख्य बात पे। प्रश्न एक है, ये अतिरिक्त सीलें क्यों आई? उसका जवाब सर मैंने आपको दे दिया है। प्रश्न 2, इनका उपयोग क्यों किया जाता है? उसका भी जवाब मैंने आपको दे दिया है। प्रश्न 3 है, क्या ये गैर कानूनी है? उसका भी जवाब मैंने दे दिया है सर। ई बुक के अंदर से मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सभी प्रश्न उत्तर मैंने इसी बुक के अंदर आपके लिए काफी ढूंढ ढांड के लाया हूँ और इसको प्रिंट किए मैंने इन सवालों के जवाब, ताकि आपके अंदर भी जो डाउट और कंफ्यूजन अगर पैदा हो रहे हैं तो दूर हो जाए। अगला क्वेश्चन है सर, इनको लगाना क्यों आवश्यक माना जाता है? पूरे डिटेल में बताया सर इसमें। तो इन सीलों को लगाने से क्या फायदे हैं, ये थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। दस्तावेज की प्रमाणिकता बढ़ती है, अदालत में प्रस्तुत करने पर नोटरी के कार्य की वैधता पर शक नहीं होता, अलग अलग जानकारियां स्पष्ट होती हैं, जैसे रसीद संख्या, दिनांक, पार्टियों की पहचान, न्यायिक प्रक्रिया में सहायता मिलती है। ये गौर करने वाली बात है सर। ये न्यायिक प्रक्रिया में सहायता है, ये शब्द आप देख रहे हैं, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, आपके सामने कर रहा हूँ स्क्रीन पे, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। न्याय प्रक्रिया में सहायता मिलती है। सहायता कैसे मिलती है? एक वसीयत के उदाहरण से तो आपको समझा दिया, एग्रीमेंट के भी उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूँ कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी को उधार राशि दी, और अच्छा, नोटरी कराने का मकसद क्या होता है सर, आप ये भी जान ले, समझ लें। नोटरी कराने का मकसद ही ये होता है कि धोखाधड़ी की संभावनाओं से बचा जा सके, कि दूसरा व्यक्ति उसको धोखा ना दे सके, और यदि धोखा दे तो ये नोटरी दस्तावेज उसके लिए न्यायालय में एक सहायक रूप में न्याय दिलाने में सहायता प्रदान करे। अब वो दस्तावेज अधूरा होगा या उस दस्तावेज में कोई कमी होगी तो वो उसको नुकसानात होते हैं। तो उस स्थिति में सर, जैसे कि मैंने आपको संपूर्ण जानकारी तो लगभग लगभग बता दी है कि टाइम, दिनांक, दिन और आइडेंटिफाई करना, ये सारी सीलें जब मौजूद होती हैं तो जब वकील साहब उस पर बयान भी देते हैं कोर्ट में, तो पूर्णता के साथ, बिल्कुल क्लियरिफाई होते हुए, सत्यता के साथ पूरा बयान न्यायालय रिकॉर्ड पर आने में आसानी होती है। तो ये एक न्यायिक सहायता में भी मदद इसके द्वारा की जाती है। प्रश्न 6 सर हमारा, यदि इसीलिए ना लगे तो क्या नुकसान हो सकता है? तो ये भी पढ़ देता हूँ सर मैं, ये भी एक खास प्रश्न है, इसे मैंने बता दिया। दस्तावेज पर नोटरी की भूमिका संदेहास्पद हो सकती है, अदालत में अपर्याप्त नोटरीकरण का तर्क उठाया जा सकता है, पक्षकारों की पहचान पर सवाल खड़े हो सकते हैं, प्रमाणिकता कमजोर हो सकती है जिससे दस्तावेज रद्द हो सकता है। ये प्रैक्टिकली बातें हैं सर, मैं आपको फिर बता दूं, ये कानून की किताबों में उल्लेखित नहीं है। जब आप मैदान में उतर के वकालत करेंगे तब आपको इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको एक सूचना भर दे रहा हूँ, एक मार्गदर्शन के लिए। आप ये ना माने कि मैं ये जो चीजें बता रहा हूँ ये कोई कानून की किताबों के तहत बता रहा हूँ और ये कोई अथेंटिक लॉ में आपको बता रहा हूँ। नो सर, ये सारी एक व्यवहारिक प्रैक्टिस के दौरान जो हमें अनुभव प्राप्त होते हैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि
आप इस बात को भली भांति समझ लें। मेरा उद्देश्य और मकसद यही है कि जो है कि एक सूचना देना, एक मार्गदर्शन देना और अंधकार को दूर करना और कन्फ्यूजन डाउट्स को दूर करना, इसकी कोशिश करना भर है सर। आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्या ये सीलें लगाना नोटरी अधिनियम 1952 और नोटरी नियम 1956 का उल्लंघन है? बिल्कुल नहीं है सर। कुछ जगह दो सीलों को मिलाकर एक सील क्यों बना दी गई? वो सुविधा की दृष्टि से उन्होंने बना ली, लेकिन ज्यादा छोटी अगर वो सीलें हो जाती हैं सर और उसमें घिचपिच हो जाती है एक दूसरे के ऊपर अक्षर और साफ कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो वो भी सर गलत है। आप अगर दो तीन सीलों को एक जगह मिला लेंगे तो उनके अक्षर भी छोटे हो जाएंगे, आप उनके बीच में सही तरीके से लिख भी नहीं पाएंगे, तो ये भी सर थोड़ा गलत हो जाता है। अगर आप खुली अलग अलग भी रखें तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। ये मेरा ओपिनियन है सर, इसको भी आप ये ना मान लें कि मैंने कह दिया तो ये कानून बन गया। ये मेरी ओपिनियन रहा है, आपको जैसा अच्छा लगे आप उसको कर सकते हैं। आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, ऑल इंडिया में जितने भी एडवोकेट्स हैं आप सभी समझदार हैं। हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें क्या सिर्फ धारा 12 में दी गई एक सील से नोटरी का कार्य किया जा सकता है? जी हाँ सर, जब धारा 12 में केवल एक सील हो तो बाकी सीलें किस कानून में दी गई? इसका जवाब मैं सर आपको दे चुका हूँ। और अदालत में प्रमाणिकता के संबंध में बयान की आवश्यकता हुई, ये पूरी डिटेल सर मैं आपको समझा चुका हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा इसमें लिखा हुआ है ई बुक के अंदर, प्रिंट भी किया हुआ है। और यहाँ से सर हमारी ई बुक अब प्रारंभ होती है। ये तो मैंने सवाल और जवाब आपके इसमें लिख दिए हैं और इसमें लिखा हुआ है लीगल नोटरी सील फॉर्मेट, नोटरी की वेद मोहर कैसी होनी चाहिए, रूल 12 एग्जाम्पल। इसका ये भी नाम रखा हुआ है और ऊपर जो मैंने आपको नाम पढ़ के बताया था जस्ट अभी की, नोटरी की एक सील तो बाकी की सील कहाँ से आई। ये सर इसमें नंबर 1 में विषय सूची में अध्याय 1 नोटरी नियम 1956 की धारा 12 का विधिक विश्लेषण इसमें किया गया है। नंबर 2 में अतिरिक्त सीलों की उत्पत्ति और उद्देश्य और शपथ पत्र पर लगाई जाने वाली 6 प्रमुख सीलें और अनुबंध पत्र पर लगाई जाने वाली 10 सीलें। ये आपको सर मैं फिर बता दूं कि ये जो 6 सीलें और 10 सीलें हैं, ये आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, तो जब आवश्यकता महसूस हुई तो ये आविष्कार हुआ है। और ये आविष्कार मेरे द्वारा नहीं किया गया है, आपको ये भी मैं बता दूं। ये आविष्कार हर जगह ऑल इंडिया में मौजूद है। आप किसी भी वकील साहब की टेबल पर आप जाएं और आप देखें, यदि उनकी टेबल पर सिर्फ एक सील अगर लगी रखी हुई दिखाई देती है, ऑल इंडिया में किसी भी नोटरी एडवोकेट्स की टेबल पर 5 सेंटीमीटर व्यास की छोटी गोल सील एक दिखाई देती है, तो आप वीडियो के नीचे सर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी तो पता लग सके कि ऑल इंडिया में भला एक सील से कहाँ नोटरी की जा रही है। क्योंकि मेरा जहां तक नॉलेज है, पूरे ऑल इंडिया में ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। मेरे कई केरल के भी मेरे कई एडवोकेट्स साथी हैं जिनके फोन भी अक्सर मेरे पास आते रहते हैं, उनसे भी मेरी चर्चा होती रहती है। वहां भी इसी प्रकार से कई सीलों का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि एक सील का इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी सील, छोटी सील, सियोन बिफोर मी और समय, तारीख, दिनांक और दिन और आइडेंटिफाई और नाम की सील, सभी सीलों का इस्तेमाल किया जाता है। मेरी कई नोटरी वकील साहब से भी वहाँ बातचीत हुई। कुछ कम कुछ ज्यादा हो सकती हैं या किसी ने एक मिला के कर ली हो, लेकिन लगभग लगभग ये सभी चीजें उसमें लाई जाती हैं। इसी प्रकार से अन्य जगह हरियाणा में, गुजरात में या पूरे ऑल इंडिया में कई जगह से मेरे संपर्क में जो नोटरी एडवोकेट्स हैं उनके फोन भी आते रहते हैं, मैं उनसे चर्चा भी करता रहता हूं, तो मुझको ये जानकारी है सर मेरे नॉलेज में। लेकिन यदि आपको कहीं ऐसा मामला दिखता है कि नोटरी वकील साहब की टेबल पर सिर्फ एक सील रखी हुई है और वो एक ही सील से नोटरी कर रहे हैं, तो सर प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके मुझको बताइएगा जरूर, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं रहा। ये मैं आपको कह रहा हूं इसलिए ताकि आप बात को समझ सकें, इस बात की गंभीरता को और गहराई को समझ सकें कि कानून अपनी जगह है और एक प्रैक्टिकल अपनी जगह है। जो आप उदाहरण से इस प्रकार से समझ सकते हैं, यदि हम कोई तलाक की याचिका लिखते हैं तो फॉर्मेट में जो तलाक की याचिका दी गई है, हम शब्द टू शब्द तो लिखते नहीं है। जैसे कि हमने धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत कोई तलाक की याचिका तैयार की, तो उस फॉर्मेट में हम हमारे फैक्ट, हमारे पक्षकार के फैक्ट लिखेंगे, उसमें घटना का विवरण हम हमारा लिखेंगे। हम कॉपी टू कॉपी कर देंगे तो न्यायालय मान्य नहीं करेगा कि आपकी घटना तो है ही नहीं, इसमें आप ये पूरा फॉर्मेट लेके आ गए, हम क्या करें इसमें, हम कैसे जस्टिस करेंगे, क्या वाद विषय बनाएंगे, क्या एविडेंस लेंगे, क्या हम न्याय करेंगे। तो ये एक ये अलग चीज हो गई, उदाहरण के तौर पे मैंने बताई है। अच्छा, इसमें अगला है सर हमारा 5वें पे, नोटरी रजिस्टर और सीलों का मिलान अदालती साक्ष्य के रूप में उपयोग। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है सर, इसकी पूरी डिटेल से मैंने ई बुक के अंदर चर्चा की है और आपको विस्तार से मैंने वैसे भी समझा दिया है कि यदि
ये तो मैंने एक उदाहरण आपको बताया था कि रजिस्टर जमा हो गया। आप सपोज करो कि नोटरी वकील साहब के पास रजिस्टर मौजूद है और डॉक्यूमेंट्स पे उनको बयान की प्रमाणिकता के संबंध में उनको अदालत से सूचना दी गई। अब नोटरी वकील साहब गए कोर्ट में और रजिस्टर उनका वो लेकर गए। अब वो रजिस्टर में तो सब कुछ उल्लेखित है, सीरियल नंबर और हस्ताक्षर सभी हैं, गवाहों के हस्ताक्षर, अनुबंधकर्ता गृहीता के हस्ताक्षर, ये जो भी हैं। तो उस रजिस्टर से वो उसका मिलान करेंगे सर, बुक नंबर, सीरियल नंबर, सम सारी चीजों का मिलान करेंगे। एक बात और मैं बता दूं आपको, बड़ी महत्वपूर्ण बात है और ध्यान से सुनने वाली बात है कि टाइम का जो उल्लेख होता है वो सील, मतलब टाइम का उल्लेख नोटरी रजिस्टर में नहीं किया जाता, कॉलम ही नहीं है उसमें सर। दिन का उल्लेख नहीं किया जाता, नोटरी रजिस्टर में कॉलम ही नहीं है। और उसी के साथ जो है कि पहचानकर्ता का भी उल्लेख नोटरी रजिस्टर में नहीं किया जाता, कॉलम ही नहीं है। अब जब ये महत्वपूर्ण कॉलम ही उसमें नहीं है कि एक तो पहचान किसने की गवाहों की, अनुबंधकर्ता गृहीता की पहचान किसने की, उनका नाम पते का कोई उल्लेख नोटरी रजिस्टर के 11 कॉलमों में मौजूद नहीं है, तब ऐसी स्थिति में यदि ये सीलें नहीं लगी होंगी तो ये फिर कैसे पता लगेगा कि उस समय क्या हुआ था। तो ये आपको मैं नोटरी रजिस्टर के 11 कॉलम भी सर पढ़ के बता ही देता हूँ, जस्ट चूंकि टॉपिक निकल ही आया है, ताकि आपको मुकम्मल संतुष्टि और क्लियरिफिकेशन हो जाए हमारे टॉपिक पे। ये आप देख रहे हैं नोटरी रजिस्टर, और इसके 1 नंबर से मैं कॉलम पढ़ना चालू कर रहा हूँ आपको, आप ध्यान से सुन लें। ये कोई भी चीज जो हम अतिरिक्त सील लगाते हैं उसका कोई विवरण कॉलम इसमें नहीं है। नंबर 1 है सीरियल क्रमांक जिसे कहते हैं, नंबर 2 है दिनांक, नंबर 3 है दस्तावेज का प्रकार, और नंबर 4 है नाम, पिता का नाम एवं पता, नंबर 5 में दस्तावेज का विवरण, नंबर 6 में नोटरी स्टाम्प, नंबर 7 में निर्धारित फीस, नंबर 8 में फीस प्राप्त, और 9 में है रसीद क्रमांक, और हस्ताक्षर पार्टियों को नोटरी के हस्ताक्षर। अब आपने सुन लिया सर, इसमें इन कोई भी चीजों का उल्लेख नहीं। तो ये कितनी महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है न्यायालय में न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से। जज साहब को भी ये पता लगता है जब ये सब चीजें बयान में रिकॉर्ड पर आती हैं कि हाँ ये नोटरी किस समय, किस दिनांक को, वो कितनी बजे, किस स्थान पर, किस प्रकार से, किन गवाहों की मौजूदगी में कौन पहचान करता था, किस प्रकार से की गई। तो ये न्याय प्राप्ति में बड़ी सहायक होती है। हम आगे बढ़ते हैं सर इसमें कि दस्तावेज की नोटरी किए जाने का मुख्य मकसद क्या है, जो मैंने आपको बता दिया है, इसको भी इसी बुक में शामिल किया है। विधिक विश्लेषण और न्यायिक स्थिति, परिशिष्ट में कुछ कानूनों के बारे में उल्लेख किया है मैंने, और विशेष सुझाव भी इसमें बताए गए हैं। और यहाँ से सर ये पूरी जो है कि ई बुक प्रारंभ होती है, और इस ई बुक के अंत में जो है कि डिस्क्लेमर भी मेरे द्वारा लिखी जाती है, और इसमें लिंक भी मेरे द्वारा दी गई हैं, जो मेरे ई बुक्स की लिंक हैं। तो इस प्रकार से जो आज का सर हमारा जो वीडियो है उस पर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है, और धारा 12 जो हमारी है आज की, उस पर भी मैंने आपको डिटेल में आपको बता दिया है, और जहाँ तक मुझसे बन सकता था आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, एक सूचना देने की। और उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और आपके लिए लाभकारी भी होगी। और इसी प्रकार से कुछ जगह जो सीलें लगाई जा रही हैं, ये आपको और बता दूं सर मैं, ये देख लें आप, ये टिकट पे ध्यान से, ये वही छोटी गोल सील है सर, स्क्रीन पे बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। मैंने बिल्कुल मोबाइल के पास ही लगा दिया, इसको ले जाके आप देख लें इत्मीनान से। आधी टिकट पर लगी हुई है और आधी नीचे लगी हुई है। ये हर टिकट पे लगाई जाती है सर, ताकि कोई भी ये ना हो कि वो टिकट कोई निकाल के अन्य जगह यूज कर ले और किसी भी प्रकार का विवाद या वो कंडीशंस पैदा ना हो। इसी प्रकार से नोटरी से रिलेटेड तो तकरीबन 50-60 वीडियो में मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ सर, विभिन्न टॉपिकों पर। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, हर व्यूअर्स के सवाल का जवाब देने की मैंने कोशिश की है, और जहां तक बन सका है उनका कानूनी जवाब मैंने दिया। ये भी हमारे एक वकील साहब का बड़ा जबरदस्त सवाल था, तो सवाल का भी मैं जबरदस्त जवाब लेकर आया हूँ। और उम्मीद है कि ये उन वकील साहब का ही सवाल नहीं था, ये हर व्यक्ति के मन में उठने वाला सवाल था, हर अधिवक्ता के मन में उठने वाला सवाल था। और क्योंकि मैंने सबसे पहले जो नोटरी सील का वीडियो बनाया था उसमें सिर्फ एक ही नोटरी सील मैंने बताई थी, क्योंकि नोटरी सील थी नहीं तो मैं बताता कहाँ से सर। मेरा तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी नहीं आया था, मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि नोटरी वकील साहब कितनी सील लगाते हैं, क्या करते हैं प्रैक्टिकली तौर पर। मैंने तो बुक उठाई, उसको पढ़ा, उसमें एक सील मिली, मैंने उस पर आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया। जब मैंने वो वीडियो बनाया, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, मेरा सबसे पहला वाला वीडियो है वो, तो कई व्यूवर्स ने उसमें यही
कंप्लेंट की और यही बार बार बात कही कि वकील साहब बाकी की सीलें कहाँ गई, बाकी की सीलें कहाँ गई, बाकी की सीलें कहाँ गई। अब मैं भी हैरान और परेशान सर, क्योंकि उस समय मुझको भी नहीं पता था कि कितने प्रकार की सीलें, इतना जरूर मालूम था कि यहाँ बहुत सारी सीलें वकील साहब लगाते हैं, नोटरी वकील साहब, लेकिन ये नहीं मालूम था कि कौन सी सील किस प्रकार से कहाँ लगाई जाती है। तब फिर मैंने इस पर सर्च करा और सर्च करते करते फिर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आप सभी लोगों का जैसा आया वैसे मेरा भी आ गया। फिर मैंने ट्रेनिंग भी ली, तो फिर वो सर्वोत्तम रूप उसका जो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो जो आवश्यकता जब पड़ी तो उसका सर्वोत्तम रूप मैंने आपके सामने हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड के रूप में पेश करने की कोशिश की है। वो एक मार्गदर्शन है, एक सूचना है। बाकी आप सभी एडवोकेट बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, आपको जैसा अच्छा लगे आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये जो व्यवहार और प्रैक्टिस के दौरान जो हालात और परिस्थिति बनते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बड़ी सूक्ष्मता के साथ और बड़ी बारीकी के साथ, जहां तक मेरा समझना है, आपको अंदर की गहराई तक ले जाकर खड़ा कर दिया सर, कोर्ट के उस विटनेस बॉक्स तक और उस विटनेस बॉक्स के अंदर दिए जाने वाले गवाह तक ले जाकर खड़ा कर दिया मैंने आपको, जहां आप किताब के जरिए सर पहुंच नहीं पाएंगे। किताब हमारे लिए सम्मानी है, कानून हमारे लिए सम्मानी है, लेकिन ये चीजें दो भागों में बटी हुई हैं। इसमें लिखी हुई चीज अलग होती है और इसको जब हम अप्लाई करते हैं वो चीज अलग होती है। चाहे आप दीवानी दावे लड़ें, चाहे आप फौजदारी मुकदमे लड़ें, आप जब फौजदारी केस में जब प्रतिपरीक्षण कराते हैं किसी गवाह का, तो क्या आईपीसी सीआरपीसी में लिखा हुआ है या बीएनएस और बीएनएसएस 2023 जिसको संशोधित करते हुए लिखा हुआ है क्या? नो सर। वो तो आप हालात और परिस्थिति के हिसाब से जो उसने बयान दिए हैं, जो एफआईआर में लिखा हुआ है, वो पुलिस कथन में जो लिखा हुआ है, नक्शा मौका है, उसमें जो कंट्रोडक्शन आप मेडिकल रिपोर्ट है, उसमें जो कंट्रोडक्शन आप बनाते हैं, उसमें विरोधाभास, वह वहीं के वहीं बनाते हैं आप। वो थोड़ी पहले से लिखा हुआ है। अब हम ये थोड़ी कह सकते कि ये तो बीएनएस 2023 में लिखा हुआ ही नहीं है और कानून की किताब में लिखा हुआ ही नहीं है। नहीं नहीं सर, ये प्रैक्टिस एक अलग चीज है। एक मैदान में उतर के काम करना अलग चीज है और किताबों में लिखी हुई बात एक अलग चीज है। अप्लाई वही हो रही है जो किताबों में लिखी हुई है, लेकिन उसका तरीका जब आप मैदान में उतरेंगे, आप वकालत का कार्य करेंगे, तो आपको उसको दूसरे प्रकार से उसको अप्लाई करना पड़ता है वही जो लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज आ गई, लेकिन उसका अप्लाई करने का तरीके में फर्क हो जाता है। तो इस प्रकार से सर, उम्मीद है आज के वीडियो में मैंने सब कुछ जानकारी दे दी है। और वसीयत से भी रिलेटेड काफ़ी वीडियो चैनल पर अपलोडेड किए हैं। बीएनएस 2023 की धारा 2 पे 39 वीडियो मैंने मेरे चैनल पर बनाए हैं जो कि अपलोडेड हैं। आप इसी के अलावा विभिन्न टॉपिकों पर फैमिली कोर्ट पर, जी हाँ सर, फैमिली कोर्ट पर तकरीबन 14-15 वीडियो में बना चुका हूँ और ये टॉपिक काफ़ी विस्तार से और लंबा है, वो भी मैं आपको बनाऊंगा, बताऊंगा। और ये चूंकि हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो तो अपनी जगह है और बहुत से व्यूवर्स के सवाल भी हैं, जैसे कि दो दो भाई हैं और एक बहन है और वो संपत्ति में जो है कि बहन को हिस्सा नहीं दे रहे हैं, तो वो उसके लिए तो सर दीवानी दावा अदालत में लगाना पड़ता है। वसीयत का भी एक सवाल था कि वसीयत में क्या वसीयत गिरता के दस्तखत होंगे, तो ये एक पक्षी दस्तावेज है, इसमें वसीयत गिरता के दस्तखत नहीं होते हैं। इसको नोटरी वकील साहब से भी आप नोटरी करवा सकते हैं, स्टाम्प शुल्क से मुक्त है। आ- आप चाहें तो इसका संपदा 2.0 में पंजीयन भी करवा सकते हैं ऑनलाइन, या आप सादे कागज पर भी लिख सकते हैं। लेकिन जितना आप इसको अपडेट करेंगे, अच्छे से करेंगे, अच्छे से इसको आप लिखेंगे, वो संदेह से उतनी ही मुक्त होती चली जाएगी, वरना वो डाउट उसमें बढ़ते ही चले जाएंगे। आप हाथ से लिखते हैं उससे बेहतर है नोटरी करा लें। अगर आप और भी बेहतर समझना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्री भी करा लें, रजिस्ट्रेशन भी करा लें। लेकिन आप ये ना माने कि रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया तो वसीयत अजय और अमर हो गई। इस पे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसलों पे मैंने वीडियो बनाया है, जिसमें रजिस्टर्ड वसीयत को भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त किया गया, यह कहते हुए कि मात्र रजिस्टर्ड कराने से वसीयत वैध नहीं हो जाती जब तक उसमें जो आवश्यक तत्व हैं उनकी पूर्ति नहीं की जाती। वो आवश्यक तत्व क्या होंगे, वो आवश्यक बातें क्या होंगी, इन सब पे मैं वीडियो बना चुका हूँ वसीयत पे, जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। और वसीयत पर आपत्ति के कुल 50 तरीके उस पर भी मैंने वीडियो बनाया जो चैनल पर अपलोडेड है। और लगातार मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ कि ऐसी कानूनी जानकारियां लेके आऊं जिससे आपको फायदा हासिल हो, आपके ज्ञान में इजाफा हो, आपके जीवन में से अंधेरा दूर हो, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। इनकी कोशिशें मेरे द्वारा की जाती हैं। इसी के लिए प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक मेरे द्वारा लिखी जाती है सर। मेरी जो ई बुक है, ये सभी ई बुक का नाम ही मैंने रखा है प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक। आप मेरे स्टोर पर जाएंगे तो 70 से ऊपर ई बुक्स मेरे द्वारा लगभग अपलोड की जा चुकी हैं और ये कार्य निरंतर जारी है। और उसमें यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप वहां से भी ई बुक, यदि आपके कार्य की आवश्यकता की कोई महसूस होती है तो आप वहां से परचेस कर सकते हैं।
उसका भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो से संबंधित ई बुक डाउनलोड करके लिंक आपको दिखाई देगी। और आपको एक बात और बता दूं सर कि यदि आपको ई बुक आप परचेज भी करते हैं तो उससे संबंधित वीडियो आप जरूर सुने, क्योंकि कई बार ऐसी बहुत सी बातें मैं वीडियो में बता देता हूं और वो बातें हो सकता है आपको ई बुक के अंदर ना मिल पाए। वैसे मैं ई बुक के अंदर से ही जानकारी देने का मेरा मकसद यही है कि वही मैं जानकारी दूं जो उसमें लिखी हुई है। लेकिन चूंकि जब हम वीडियो बनाते हैं तब ऐसी स्थिति में कई विचार, कई बातें हमारे मन और मस्तिष्क में ऐसी भी आ जाती हैं जो उसमें नहीं लिखी हुई होती हैं। तो इसलिए बेहतर ये भी रहेगा कि आप ई बुक के साथ इस वीडियो को भी देखें, दोनों को मिला के, तो आपको काफी कुछ आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन का रास्ता निकलने की उम्मीद बन सकती है। ई बुक डाउनलोड की लिंक के नीचे ही सर प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर की लिंक दिखाई देगी। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां से पूरे स्टोर पर पहुंच जाएंगे, जो जहां से आपको सारी ई बुक अवेलेबल वहां मौजूद हैं। और उसी के नीचे वेबसाइट की भी लिंक दी गई है। और इसी प्रकार से तमाम लिंकें मेरे द्वारा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। मात्र 199 रुपीज कीमत मेरे द्वारा ई बुक की रखी गई है। आप में से यदि किसी को भी आवश्यकता महसूस हो तो आप परचेस कर सकते हैं। मेरे कई व्यूवर्स ने मुझसे कहा है कि सर आप जो भी वीडियो बनाते हैं तो उसका पीडीएफ आप हमें दे दें। मैं उस समय जानता नहीं था सर कि पीडीएफ क्या होता है। फिर मैंने सर्च किया, पता लगाया तो मुझे पता लगा। तो ये पीडीएफ आप मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ एक ई बुक के रूप में और व्यवस्थित रूप में। मैं तमाम कानूनों का संग्रह एक जगह लाके इसमें करने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके उस ई बुक को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक आम व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पाता, एक अधिवक्ता के लिए संभव हो सकता है, लेकिन हर अधिवक्ता अपने कार्य में इतने बिजी होते हैं कुछ विशेष कानूनी क्षेत्रों में कि उनको इतना समय नहीं मिल पाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही है। लेकिन ये चूंकि नोटरी से रिलेटेड जो अभी ऑल इंडिया में जो नोटरी एडवोकेट्स को नोटरी नियुक्ति किए जाने की कार्रवाई की जाने लगी, तब मेरा जो मेरे नोटरी साथियों से जो इस बारे में काफी वार्तालाप और चर्चा होने लगी, तब मेरा ध्यान सर इस ओर गया। और उसके बाद फिर ऐसा गया कि अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मुझे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन का कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश लगातार करते रहना चाहिए। तो इसीलिए मैं इस ओर भी लग गया। तो मैं अतिरिक्त समय निकाल के इस कार्य को आपके लिए करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर। एक बात और मैं बता दूं कि जस्ट इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो और बनाया है कि लीगल फॉर्मेट क्या होगा वेदशील का। उसमें भी मैंने इस टॉपिक पे जो आज की वीडियो में जानकारी दी है, बहुत कुछ जानकारी उस वीडियो में भी दी है। लेकिन इस वीडियो में मैंने जो अतिरिक्त जानकारियां दी हैं वो उस वीडियो में आपको नहीं मिलेंगी। इस वीडियो को मैंने स्पेशल बनाया ही इसलिए है ताकि वो जो बातें, बहुत सी बातें जो ई बुक के अंदर दी गई हैं और बहुत सी कानूनी बातें मैं आपको बता सकूं। तो मैंने वो सभी जानकारियों को देने की पूरी कोशिश की है और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो भी पसंद आया होगा। तो सर फिर मैं आपसे, आपकी एक लाइक और आपकी कमेंट्स और लाइक जो है कि मेरे उत्साह में काफ़ी इजाफा कर देती हैं। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।